गुड मॉर्निंग ज्ञानोदय क्लासेस। आप सभी कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से आप और हमने वादा रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, वादा रिवीजन बैच में इसी तारतम्य में हम लोग तैयारी करना चाह रहे हैं और तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। हम आपसे डेली प्रतिदिन कहते हैं कि आप अपनी तैयारी अपने ढंग से बेहतर ढंग से करिए और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहे। रिवीजन पे रिवीजन आप करते चलिए और देखेंगे कि आपका बेहतर परिणाम आपके समक्ष है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट 2 में जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। जो VVIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही हम लेके चल रहे हैं और कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके समक्ष रखेंगे। तो अब जो वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का स्टार्ट है, ये लास्ट सेशन है। इस सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 2 की तरफ बहुपद की तरफ चलेंगे। तो पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास और इस पर हम बेहतर 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन बैच में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम बेहतर ढंग से बेहतर विधि, बेहतर से बेहतर कथन प्रूफ करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो है, ये मानते हैं, लेकिन हम सिद्ध कैसे करेंगे कि अपरिमेय संख्या है? हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अपरिमेय है फिर भी हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन जो है हमारा, सॉल्यूशन, तो इस पर हम विचार करके विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे विरोधाभास विधि में? अब हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। विरोधाभास विधि क्या है? तो अब मान लेते हैं, माना कि √5 परिमेय संख्या है। देखिए, अब यदि विरोधाभास विधि का मतलब है कि जो क्वेश्चन कह रहा है या फिर जो कोई कह रहा है तो उसका विरोध बात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय है, हम मान ले रहे हैं परिमेय है। यदि हम परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय संख्या यदि है तो हम √5 को क्या कह सकते हैं? यदि परिमेय संख्या ये है, अर्थात क्या हो जाएगा? √5 के बराबर में हम p/q लिख सकेंगे। और जहां क्या है, q बराबर नहीं है शून्य के, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? √5 p/q के रूप में लिख लिए। और क्या हो जाएगा यदि हम क्या करें? √5 यहां रखें, यहां q रखें, यहां p रखें, तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा p
P बराबर हम उल्टा कर लेते हैं दूसरी तरफ 5√5 वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर यदि कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा कितना, P² बराबर 5Q²। आपको दिख रहा होगा। अब √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 ही आएगा और Q का वर्ग करेंगे तो Q आएगा। इसका मतलब क्या है, और क्या कर लें, P² यहाँ रहेगा, ये 5 गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में और ये हो जाएगा Q²। इसका मतलब क्या है, 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। 5 का मतलब, इसका मतलब क्या है, 5 P² को विभाजित कर रहा है। 5 क्या है, P² को विभाजित कर रहा है। अर्थात हम यहां लिख देंगे कि 5 P² को विभाजित कर रहा है। 5 अर्थात 5 P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है। थोड़ा यहां हमने नहीं लिखा, यहां पे लिख दें कि P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है तथा इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम इस पर विशेष इतना लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब जब 5 P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। 5 यदि P² को, ये देख लीजिए, P²/5, इसका मतलब क्या है, 5 P² को विभाजित करेगा। एक बार देख लीजिए आप, 5 क्या करेगा, P² को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है, यदि हम इसको समीकरण 1 दे दें और चलते रहेंगे, देखिए इसको समीकरण 2 दे दें, जब 5 P² को विभाजित करेगा, अब एक पार्ट इसका खत्म होता है। अब दूसरा क्या है, 5 P² को विभाजित कर दिया, अब क्या है, अब मान लेते हैं 5 की जगह पर कोई पूर्णांक संख्या हम रखेंगे। माना कि अब P बराबर क्या मान ले, 5K। P बराबर हम 5K मान लिए। अब ये P का मान कहां रख दें, P का मान समीकरण समीकरण 1 में जो रख दें, समीकरण 1 में रखने पर यदि 5 का मान, P का मान समीकरण 1 में यदि रख दें तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 हमारा क्या है, P² = 5Q है। P² = 5Q² है हमारे पास, तो 5Q² यहां रख दिए। अब P का मान हमारे पास 5K है, तो ये 5K का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P की जगह पर हम 5K रख रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। आगे हम इसका जो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25K² = 5Q²। अब क्या करें, यदि हम क्या कर दें, K² यहां रहने दें और क्या करें, 5Q² यहां रहेगा ही, और बटे में गुणा में 25 है तो भाग में 25 हो जाएगा। 5 × 5 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। यहां क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि 5 जो है तो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अर्थात अब देख लीजिए आप एक बार, 5 क्या है, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहे हैं। हम लिखेंगे कि 5 अर्थात 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। अब जब क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए क्या करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 यदि दे दें तो अब देखिए समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 ये कहता है कि 5 पी को भी विभाजित करता है, और यहां क्या कहता है समीकरण 3 में कि 5 क्यू को विभाजित करता है, अर्थात चूंकि समीकरण 1 व 3 से 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है। अब देख लीजिए समीकरण 2 और 3 आप अच्छे ढंग से अभी देख ले, 10 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, समीकरण 2 और 3 आप देख ले। अब देख लीजिए, अब देखिए कि समीकरण 1 और 3 में 3 से 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात इससे क्या है, अर्थात करता है, अर्थात 5 क्या है, पी और क्यू दोनों को, अर्थात 5 पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ। 5 क्या है, पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों आया, अब ये हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। यह गुणनखंड है और यह विपरीत है कि पी व क्यू का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट क्या किए थे कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एक के अलावा भी जो 5 है तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हमारी परिकल्पना जो हमने माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 के अलावा, एक के अलावा कोई नहीं है, तो यह आ गया, 5 भी आ गया। और यह तथा यह हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हुआ। हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हुआ। विरोधाभास हमने क्या माना था, √5 परिमेय संख्या थी, अपरिमेय थी, फिर भी हमने विरोधाभास किया था कि √5 परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को यदि परिमेय ना मानते तो ये ना होता, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हो गया।
अर्थात क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध हो गया। लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं। देखिए आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन लगा हुआ है। तो पहला नंबर है √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप सेम सिद्ध कर सकते हैं। केवल और केवल क्या चेंज करेंगे, केवल और केवल क्या चेंज करेंगे, जहां पर √5 हम लेकर के चले हैं वहां पर √2 लेकर के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम बल्कि पेन चेंज करके लिख देते हैं, ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। ये भी आपको सिद्ध करना है, ये स्वयं आपको करना है। क्यों? क्योंकि एक ही मेथड के साथ साथ एक ही मेथड के साथ आप इस पर बेहतर ढंग से कर सकते हैं। √3 है, √2 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन और इसका करते हैं जो बेहतर, बहुत ही बेहतर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन जो है आपके एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन एक सामान्य है। यदि हम √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है, उसी से सिद्ध होना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या होगा। इसका जब सलूशन करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। माना हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब देखिए, जो हम पहले विधि अपनाए हैं वही अपनाएंगे। तो क्या मान लेंगे, माना कि 3 प्लस 2√5 जो है क्या है, P/Q है। माना कि 3 प्लस 2√5, सॉरी, इसको थोड़ा और हम एक लाइन में लिखेंगे तब इसको लिखेंगे। सॉरी, ये जो 3 प्लस 2√5 है, माना कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहले ये मानेंगे तब ना आगे चलेंगे। परिमेय संख्या है, 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब मान लिए, जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते भी है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात अब क्या हो जाएगा इसका, 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q, ये हो जाएगा। 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q, और Q क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ये परिमेय संख्या, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, जहां P व Q पूर्णांक है तथा P व Q पूर्णांक है तथा इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देख लीजिए,
अब क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे, अर्थात 3 + 2√5 जो है इसके बराबर p बटे क्यू हमने माना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे क्यू -3। इसको ये कर ले, और क्या कर ले, √5 को इधर ला लो। अब इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा p बटे क्यू -3। या फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पर यहां सॉल्व करने की विशेष जरूरत नहीं है। अब देखिए, यदि p और q पूर्णांक है, यदि p और q पूर्णांक है, और p q जब दोनों पूर्णांक होते हैं तो परिमेय होता है, ये है ना। क्योंकि p व q दोनों पूर्णांक हैं, p व q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 ये p q पूर्णांक, इसलिए पूरा जो है परिमेय होगा। 1/2 p बटे क्यू -3 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, परिमेय संख्या है। अब देखिए, p और q पूर्णांक है, तो ये पूरी ये जो जितनी संख्या है ये इधर की, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 अपरिमेय है, ये भी जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2√5, इसलिए 3 + 2√5 1। अब सॉरी, थोड़ा और इसको देखते हैं। जब ये √5 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। एक लाइन और बढ़ा के लिखना पड़ेगा, अपरिमेय है, इसलिए 1/2 p बटे क्यू -3 1 अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, या होगी भी कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या होगी। अब देख लीजिए, p बटे, अब ये अपरिमेय के बराबर में है तो अपरिमेय ही होगी। तो क्या हो जाएगा, p बटे क्यू 1/2 p/q -3 एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब ये अपरिमेय होगी, अर्थात हमारी कल्पना गलत हुई। कौन सी कल्पना की, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं। इसी प्रकार जितनी परिमेय संख्याएं, कुछ हम आपके लिए स्वयं करने के लिए देंगे, क्योंकि सेम कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्वयं करने के लिए हम दे रहे हैं आपको, स्वयं करना है। स्वयं करने के लिए पहला क्या दे देंगे, पहला हम बुक से एग्जांपल से हम मिला लेते हैं। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, पहला ये देख लेंगे। क्या कर लें, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 क्या है,
अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इनको सिद्ध कीजिए कि। अब आपको बेहतर ढंग से सिद्ध करना है। ये हो गया। एक दो क्वेश्चन और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है एक है 6 प्लस रूट 2। क्या है? 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम बुक से देख करके आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक ऐसे क्वेश्चन हमने बता दिया है जो हमेशा परीक्षा में आ सकता है, और एक लास्ट क्वेश्चन है 1/√3। 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए कुछ ऑप्शनल प्रश्नों, वन लाइनर क्वेश्चंस को हम करेंगे और देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में सीधा सीधा हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए, तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन हम वन लाइनर में लिखेंगे। वन लाइनर में हम लोग लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है। तो पहला क्या है? अंकगणित की, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है? कुछ क्वेश्चन हमने बनाया है, तो वन लाइनर में आप देख लें तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? हम वन लाइनर जो बनाए हैं इस पर हम वन लाइनर आपको देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। इसका आंसर यह हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? यदि हम मान लीजिए आपसे पूछ लें कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो अभाज्य गुणनखंड हमको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? आप बेहतर सॉल्व करेंगे, है ना? तो हम इसका आंसर लगाए दे रहे हैं, आप आंसर हम बना दे रहे हैं। आंसर बनाने के बाद आप क्या करेंगे? 2 गुणा 2 हो सकता है, 2 गुणे 2 और गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 2 7 14 140। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2 की घात 2 कर लेंगे, 5 कर लेंगे और 7 कर लेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना? यदि मान लीजिए कि यदि P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। माना कि P एक अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है ना? अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या करती है? और P a स्क्वायर को विभाजित करती है।
है और ए स्क्वायर को विभाजित करती तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, आपके ऑप्शनल में दिया रहेगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तो पी ए को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी? पी ए को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी? पी ए को भी विभाजित करेगी। तो क्या हो जाएगा इस तरह से? अब यदि हम क्या कहें कि √2, सामान्य सा क्वेश्चन है, √2 एक संख्या है। कैसी संख्या है? यदि हम ऑप्शन में आपको बोल दें कि √2 कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे कि √2 क्या है? अपरिमेय है। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके बुक में ऑप्शन तो रहता है, एक आध दो ऑप्शनल रहते हैं, लेकिन परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शनल आते हैं। और यदि मान लीजिए कि हम अब एक क्वेश्चन और देते हैं, 12 व 18 का HCF है, कितना होगा? आंसर हो जाएगा कितना? सबसे छोटी कॉमन नंबर हो जाएगी। अब 12 18 का HCF आप करिए, है ना, 12 व 18 का HCF आप करिए, कितना हो जाएगा? तो आप थोड़ी सॉल्व भी कर सकते हैं। 12 ये हो गया, 2 छक्का 12, और ये 2 से कटेगा, 2 ही से ही कटेगा तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 18 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 नमा हो जाएगा, 3 तिहाई हो जाएगा और 3 एकम हो जाएगा। मतलब क्या? अब देख लीजिए कॉमन क्या है, 2 और 3 यहां भी है, 2 और 3 यहां भी, 1 1, तो क्या हो जाएगा? HCF 2 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा? 6। और यदि एलसीएम की बात करें, 12 18 की एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा? पूरे जितने हैं सबसे ज्यादा पावर वाले, तो क्या हो जाएगा? 2 की भी घात 2 आ रही है, 2 की घात 2, और क्या हो जाएगा? 3 की घात भी 2 है, तो ये 4 गुणे हो जाएगा 9, और 4 नहीं कितना होता है? 36। तो ये भी एलसीएम हो जाएगा। यदि एलसीएम HCF कुछ भी पूछ ले तो आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और एक जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है 4 की पावर n, 4 की पावर जो n है, तो किस अंक पर कभी भी किस अंक पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यदि हम ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन दे दें तो क्या कहेंगे आप? किस अंक पर समाप्त नहीं हो पाएगी? आंसर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पेन भी चेंज नहीं कर पाते हैं जल्दी में, तो कोई बात नहीं, आपको दिख तो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? किस अंक पर समाप्त नहीं होगी? हम कह दें 1 2 3 0, तो क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। 4 की पावर n हो गई, 6 की पावर n हो गई, 4 की पावर n, यहाँ 6 की पावर भी n लिख दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में ये भी दिया है। 6 की पावर n किस अंक पर कभी समाप्त नहीं हो सकती? तो क्या हो जाएगा? 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं, पेन चेंज करने में थोड़ी टाइम लग जाता है। हाँ लीजिए, तो यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सह अभाज्य संख्याओं में आंसर ये हो सकता है कि जिनका HCF कितना हो? HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो वही सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, है ना। तो इस तरह से हो सकता है ना।
अब वन लाइनर एक और है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? कहलाएगी, संख्या होती है। वन लाइनर ये बोल रहे हैं हम। एक आध और वन लाइनर देख लीजिए। यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दे, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या ही आ जाएगी। अब एक वन लाइनर और आप देख लें। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन सर्वप्रथम किसने दिया? अब ये भी हो जाएगा, सर्वप्रथम किसने दिया, तो हम स्टार्ट कर लें। क्या हो जाएगा हमारा? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन सर्वप्रथम किसने दिया, तो क्या हो जाएगा इसका? अब हम यदि ऑप्शन में बता दें कि क्या हो जाएगा, कार्ल फ्रेडरिक गास दे दे, आर्किमिडीज दे दे, न्यूटन दे दे, 3-4 गणितज्ञों का नाम दे दे, तो क्या हो जाएगा? कार्ल फ्रेडरिक गास हो जाएगा। किसने दिया? कार्ल फ्रेडरिक गास ने आर्किमिडीज का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन के बारे में बताया। इस तरह से हमारा चैप्टर 1 वादा बैच का चैप्टर 1 जो हमने रिवीजन बैच स्टार्ट किया था, तो वह रिवीजन बैच खत्म होता है और हम यही आशा करते हैं कि आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे होंगे, बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए अपने बेहतर प्रयास की ओर लगे रहें और तैयारी करते रहें।